नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, हर जानकारी आपको देते हैं और बाजार के आज के ट्रेंड्स के हिसाब से कल आखिर बाजार में आपको इंडेक्स स्तर पे या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति किस तरह लेकर आगे जानी चाहिए, ये सभी हम दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में आपको बाजार की बारीक से बारीक बातें बताते हैं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी शामिल करते हैं, लेकिन सवाल जवाब हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी फिलहाल तरीके जानिए। आप ट्विटर, फेसबुक पर अपना सवाल हमें भेजिए। यूट्यूब पर सबसे आसान है। यूट्यूब पर आप कमेंट करके अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और याद रखिए, कल की तैयारी में आज जो आप हमसे सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल आपको मिलेगा। पिछले दिनों पूछे गए सवालों के जवाब हम आज के शो में एक्सपर्ट के नजरिए से आपको देंगे। तो ये है तौर तरीके कल की तैयारी में अपने सवाल स्टॉक से जुड़े हुए हम तक पहुंचाने के लिए। याद रखिए, जब भी सवाल भेजिए अपना नज़रिया ज़रूर बताइए। कितना आप रख सकते हैं स्टॉक को, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई गोल हो तो वो भी बताइए। इन सब के बीच में हम बाजार पर ज़रा गौर करते हैं। तो निफ्टी में जो है वो गिरावट साफ तौर पर हमें देखने को मिली है। 24,150 के पास निफ्टी बंद हुआ, 150 के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो 300 अंकों से ज़्यादा उछला, 51,800 के 850 के पार जाता हुआ साफ तौर पर बैंक निफ्टी नजर आया। आज की तेजी को लीड किया पावर ग्रिड ने, 4.25% ऊपर रहा। ट्रेंड में एक बार फिर मजबूती नजर आई, लगभग 3% ये भी चढ़ा। इन्फोसिस आईटी पॉकेट में आज अच्छा रुझान रहा। इन्फोसिस लगभग 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। एचसीएल, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। और वहीं अगर हम बाकी स्टॉक की बात करें तो मारुति, सुजुकी और विप्रो में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। दबाव जो था एशियन पेंट्स पर बहुत ज़्यादा नजर आया। निफ्टी 50 का टॉप लूजर रहा। ये 8% से ज़्यादा की गिरावट आज हमें एशियन पेंट्स में देखने को मिली। ब्रिटानिया लगभग 5.5% गिरकर बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला 2.5 से 3.5% गिरकर बंद हुए। ओएनजीसी और टाटा स्टील 1.25 से 2.25% तक की यहां पर गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़े हिचकोले देता रहा, लेकिन सेटल कहां पे हुआ वो हम आपको बताते। तो मार्केट ब्रेथ अगर देखें क्लोजिंग में तो 806 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए और 1835 शेयर ऐसे थे जो कि गिरावट पर बंद हुए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा और तमाम बातें भी हमने आपके सामने रखी। अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ विलियम ओ'नील इंडिया के मयूरेश जोशी साहब जुड़ चुके हैं। शुक्रिया मयूरेश अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ एंजल वन से टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब भी जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ज़रा तकनीकी जो है वो नज़रिया लेते हैं। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कैसे देखा जाए इस बाजार को? क्या सतर्क रहने की आवश्यकता है? क्योंकि आज कम से कम आज के बाजार को देखें तो एक वक्त पे बाजार ने रिकवरी दिखाई, फिर ऐसा लगा कि मोमेंटम गेन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिर तक आते आते कम से कम निफ्टी जो है वो दबाव में नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खास तौर पे मार्केट ब्रेथ जो सजेस्ट कर रहे हैं वो थोड़े से नदारद रहे। नतीजों का भी इम्पैक्ट दिग्गज स्टॉक्स पर हमें देखने को मिला। तो बताइए, कल जब बाजार में लोग उतरें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार मयूरेश सर। तो डेफिनेटली एक ट्रिकी मार्केट था। स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि मार्केट में वीकनेस है और सेकेंड हाफ में देखा कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है, बट उस पॉजिटिव ट्रैक्शन को हम सस्टेन नहीं कर पाए। तो ओवरऑल मार्केट को देखे तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, 24,000 ऑन द लोअर साइड, और ऊपर के साइड में देखे तो 24,400, 24,500 ये एक रेजिस्टेंस है। इसमें जो एक अच्छा चीज निकल के आई है वो ये है कि आईटी स्पेस और बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 24,000 और 23,800 के आसपास मार्केट में लग रहा है कि बेस बन गया है,
बट हायर साइड में अगर कोई ओवरऑल ब्रॉडर अप ट्रेंड चाहिए तो 24,500 क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। आईटी और बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, तो इन स्पेस पे फोकस रखिए। तो इन स्पेस पर फोकस रखते हुए जब आपने आईटी का जिक्र कर दिया, तो मयूरेश जी, मैं आपके पास आईटी सेक्टर पर ही एक बेहतर नज़रिए के लिए आना चाहूँगा। क्या रणनीति रखी जाए आईटी पॉकेट्स में, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी काफ़ी वक्त बाद जो है वो आईटी पॉकेट में नज़र आई है। जाहिर सी बात है उसके लिए ग्लोबल जो संकेत रहे हैं और ग्लोबली जिस तरह से एक स्थिरता आई है, ख़ासतौर पे यूएस में लीडरशिप को लेकर, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो बताएं किस तरह की रणनीति लेकर चलनी चाहिए आईटी सेक्टर में। आफ्टरनून प्रशांत जी, आफ्टरनून राजेश। तो दो चीजें जैसे आपने कही, एक जो नंबर्स रहे हैं पूरे क्षेत्र के लिए काफी ठीक ठाक रहे हैं। अगर आप विप्रो या टेक महिंद्रा जैसे शेयरों को लार्ज कैप्स में छोड़ दिया है, टीसीएस भी, लार्ज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं और कमेंट्रीज ठीक ठाक रही है। दूसरा, जो ट्रम्प प्रेसिडेंसी अब रहेगी, इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि कॉर्पोरेट टैक्स कट, इंडिविजुअल टैक्स कट्स देखे जा सकते हैं जो प्रोपेल कर सकते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग को, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ आईटी, आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और जेनरेटिव एआई, जिसके लिए हमारी आईटी कंपनियां जानी जाती है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉलोअप्स, यानी जो तीसरे तिमाही में एंटर करेंगे, यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से थोड़े धीमे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। बट एज वी हेड इनटू Q4, जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये सारे सेक्टर्स जिसकी भी बात कर रहा था, बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंडिंग पैटर्न्स डिसाइड होंगे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, यहाँ पे आई थिंक एक ठीक ठाक रुझान होना चाहिए। और इसकी वजह से आई थिंक सेकंड हाफ में और अगले 2 वर्षों के लिए जो ऑर्डर बुक्स रह सकते हैं, ये डिसेंट रह सकते हैं। कंपनीज आर एग्जीक्यूटिंग वेल, और इसलिए आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहेगा, ये भी स्टेबिलिटी को ही दर्शाता हुआ कंपनीज का प्रदर्शन रह सकता है। इसलिए हमें लगता है, आई थिंक इफ यू लीव असाइड वैल्यूएशन जो डेफिनेटली महंगे हैं, मिड कैप आईटी कंपनी के लिए तो 3-4 टाइम्स ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन है, लार्ज कैप्स के लिए भी अराउंड 1.5-2 टाइम्स अबव मीन स्टैंडर्ड डिविएशन है। जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करने चाहिए। एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, आई थिंक स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस इज समथिंग दैट वी कीप ऑन होल्डिंग इन आवर ग्लोबल। बिल्कुल, तो ये है एक एक्सपर्ट नज़रिया ख़ासतौर पे आईटी पॉकेट्स पर। चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। यूट्यूब पर हमारे पास ढेर सारे सवाल आए हुए हैं। मोहम्मद मुर्शीद का पहला सवाल लेते हैं। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 130 रुपये पे ख़रीदारी की हुई है। 100 शेयर इनके पास हैं। राजेश बताएं टाटा स्टील पर क्या नज़रिया बन रहा है। देखिए, टाटा स्टील का चार्ट अगर आप देखें तो ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में है, और कोई भी जो बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो अभी भी वीकनेस है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो 130 के आसपास एक सपोर्ट है जो इसका वीकली 89 ईएम है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, बट अगर हाई डिग्री टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो होल्ड रख सकते हैं। 130 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और बाउंस में अगर पॉसिबल हो तो 155 158 काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो 130 ऑन द डाउन साइड और ऑन द हायर साइड 160 एक रेजिस्टेंस जोन है टाटा स्टील के लिए। ठीक है, तो ये है टाटा स्टील पर रणनीति। विनोद पाटिल का सवाल लेते हैं। इरकॉन पे राय जानना चाहते हैं। राजेश, 222 की इनकी बाइंग है, क्या रणनीति लेकर चलें इरकॉन में। देखिए, इरकॉन अगर आप देखें तो 2 हफ्ते पहले एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था। वीकली 89 ईएमए पे एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ था, बुलिश एनगल्फिंग। तो इस फॉर्मेशन का जो सपोर्ट आ रहा है तो 180 का सपोर्ट आ रहा है। एंड अगर आप मार्च में भी देखें तो सिमिलरली 180 लेवल से ही एक काफी अच्छा रैली आया था। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 180 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक मार्केट में अगर ब्रॉड बेस अगर बाइंग आती है तो ये स्टॉक में 220 230 के अपसाइड आप देख सकते हैं, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट या एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, मयूरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और अगर हम
सेक्टर्स की बात करें तो ख़ास तौर पे हमने देखा कि पिछले दिनों जब खबर आई ख़ास तौर पे ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, एनर्जी पॉकेट को लेकर, पावर फाइनेंस कंपनियों को कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा एक शिफ्ट हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, और उसको लेकर सरकार भी बहुत एग्रेसिव है। खबर यही थी कि एनबीएफसी कंपनियों का रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत बड़े निवेश का प्लान है, और हमने पीएफसी और आरईसी पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा। बताइए, इसके अलावा भी आज हमने पावर ग्रिड को भी देखा कि बेहतर चलते हुए। सुज़लॉन आमतौर पे जो है वो बहुत रडार पे रहता है आम निवेशकों के, तो ज़रा बताइए क्या नज़रिया बनता है आपका इस क्षेत्र में? ये ऊर्जा क्षेत्र के लिए आई थिंक व्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो जो सरकार कदम उठा रही है फॉर द सेक्टर एज होल, आई थिंक सारे पॉजिटिव कदम हैं। आप ये देखिए कि जो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, ये लगभग 190 गीगावाट से 500 गीगावाट लेने की क्षमता लेने की आई थिंक गवर्नमेंट की एक इच्छा है ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2 लाख और किलोमीटर, सर्किट किलोमीटर लाइंस ऐड करने की क्षमता लगेगी इफ यू वांट टू प्रॉब्ली ऐड द रिन्यूएबल कैपेसिटी दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। और इसके लिए फाइनेंसिंग भी लगेगा, इसके लिए ईपीसी प्लेयर्स भी लगेंगे जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। इसलिए आई थिंक ये जो पूरी पावर इकोसिस्टम है, जनरेटर से लेके ट्रांसमिशन लाइंस से लेके ईपीसी प्लेयर्स विद फाइनेंसर्स, आई थिंक ये पूरे प्लेयर्स फोकस में रहने की मैं उम्मीद रखता हूँ। ऑब्वियसली आई थिंक यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, बट काफी टेलविंड्स है पूरे सेक्टर के लिए। एक आई थिंक ऑर्डर फ्लोज या ऑर्डर विंस फॉर द एंटायर इकोसिस्टम आते जाएंगे। These order wins will come at a decent margin. ये सारी कंपनीज को टाइमलाइन दिया गया है, and they have been executing these orders well so far and would continue doing so in my opinion going forward as well. काफी कंपनीज के बैलेंस शीट के ऊपर आई थिंक काफी डेट नहीं है। आई थिंक whatever capital has been done or will be borrowed will be for creating these assets, और जैसे assets का capitalization होते रहेगा, capex to capitalization ratio specifically I think for integrators like a power grid और इवन जनरेटर्स एंड ट्रांसमीटर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनके बैलेंस शीट पे दर्शाया जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये पूरी इकोसिस्टम शायद फोकस में रहनी चाहिए। सो आई थिंक वेरी 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 पॉजिटिव ऑन पावर एज अ थीम ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है, तो ये है नज़रिया पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। आनंद पांडे हैं और इन्होंने अपना सवाल इरेडा पर पूछा है। 139 की इनकी बाइंग है इरेडा में, और फिलहाल मुनाफे में है। आनंद इरेडा के शेयर में लगभग 29,000 से ज़्यादा का मुनाफा इन्होंने इस वक्त बना लिया है। बताएं राजेश, क्या करना चाहिए इरेडा में? देखिए, अभी फिलहाल तो सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, 190 के आसपास सपोर्ट है, और लास्ट कुछ हफ्तों से 190 पे बेस बन रहा है। कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस यहाँ से तो नहीं लग रहा है, बट 190 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकता है। बाउंस में 210 220 ये काफी एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है 4 सेशन से, तो 220 क्रॉस करता है उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है, बट फिलहाल के लिए 190 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 190 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह। प्रमोद कुमार का सवाल लेते हैं, कोल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं, और 400 की इनकी बाइंग है। तो मैं बड़ा कहूँगा कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजिक बाइंग इसे कही जाएगी। माफ़ कीजिएगा, ये 40 रुपये नहीं 400 रुपये पे उन्होंने ख़रीदारी की हुई है। ये प्लेट गलत है, इसे ठीक करेंगे हम। 400 रुपये की इनकी ख़रीदारी है, और फिलहाल 421 के ऊपर कोल इंडिया मौजूद। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए कोल इंडिया में? 400 की बाइंग है। देखिए, अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो नेगेटिव ही है, एंड मे बी ये जो 400 के लेवल्स है वो वापस रिटेस्ट हो सकते हैं, बट हायर टाइम फ्रेम के नजरिए से देखिए तो 390 400 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। लास्ट टाइम जब मार्केट में एक पैनिक लो बना था जून में, तब भी 390 400 से काफी अच्छी रैली हुई थी। तो शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है, बट हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बने रह सकते हैं। जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ आता है, ये काउंटर वापस अप ट्रेंड में 470 480 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहेंगे। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। एक और सवाल रोहन साहू का लेते हैं, पीरामल फार्मा पे। 301 स्तर पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है पीरामल फार्मा में। 28 शेयर इनके पास हैं, ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए पीरामल फार्मा में? 301 फिलहाल 270 के पास है स्टॉक। देखिए, पीरामल फार्मा ओवरऑल काउंटर काफी बढ़िया है, बट
इनकी जो बाइंग है वो थोड़ी सी हायर लेवल्स की है। लास्ट वीक से प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ है एंड मे बी ये प्राइस करेक्शन आने वाले सेशंस में कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 255 260। बट अगर आप इसका ब्रॉडर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट देखें तो अभी भी हाई टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। कोई भी फर्दर डिप आती है टुवर्ड्स 250 तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। इसका जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है वो 240 का है, तो डिप्स में वापस ऐड कीजिए एंड स्टॉक में मोमेंटम आता है तो वापस 300 310 के आसपास एग्जिट कीजिए। ठीक है, तो ये है राय पीरामल फार्मा पे साफ तौर पर आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। मयूरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या होगी? तो लुकिंग एट द मार्केट कॉन्स्ट्रक्ट, जो वॉलेटिलिटी हमें लगता है फार्मा क्षेत्र में रुझान डेफिनेटली होना चाहिए और इसमें से आई थिंक सिंजीन आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहना चाहिए। दो तीन की रीजंस, एक आई थिंक जो नंबर्स आए थे सिंजीन के पिछले तिमाही में ये काफी शानदार थे। जो एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है 27% का, यहाँ पे आई थिंक ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो 27-28% की जो बैंड है, they should be able to maintain this very very well. Obviously जो business segments में काम करते हैं, CRO, CDMO, small biologics, small molecules, big molecules, biosimilars, ये सारी चीजों को जो ये सर्विस करते हैं with a lot of Fortune 500 companies, जो एक साइंटिफिक पूल है इनके पेरोल्स के ऊपर एज एन एम्प्लॉय डेटाबेस, ये सारी चीजों को आई थिंक मद्देनजर रखते हुए जो कस्टमर का स्टिकीनेस है और जो एक कस्टमर के पास डिलीवरी होती है इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपेक्टेशंस और जो टाइमलाइंस में होती है, ये कंपनी शायद फुलफिल कर पाती है। और इसलिए आई थिंक नंबर्स में जो आप कंसिस्टेंसी देखते हैं ये शायद आगे जाते वक्त भी रहनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं मार्केट इंडिया, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो कैंसिलिंग के सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर शायद कंपनी फुलफिल कर रही है और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स की जो अर्निंग्स की डिलीवरी है शायद कंसिस्टेंट रहे सिंजीन के साथ। ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रखें। चलिए, तो ये स्टॉक का आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, सिंजीन साफ तौर पर नजर आता हुआ। चलिए राजेश जी, आपने पिक भी बता दीजिए। देखिए, मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है बीईएल पे। अब बीईएल ने अपने 200 डीएमए का सपोर्ट लेके काफी अच्छा ट्रैक्शन लास्ट वीक हमें देखने को मिला है। अभी ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से काफी अच्छा मूव आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। राइजिंग 3 मेथड एक पॉजिटिव फॉर्मेशन स्टॉक में बन रहा है, तो बीईएल को बाय कर सकते हैं। 300 के आसपास की क्लोजिंग है, 289 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा वो होगा 320 का। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है आईटी स्पेस से। जैसे हमने डिस्कस किया, आईटी स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है एंड इसमें से जो एक दिग्गज है टेक महिंद्रा, उसके ऊपर एक बाई है। टेक महिंद्रा ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर रहा है एंड एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में है, तो टेक महिंद्रा में कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेक महिंद्रा को बाय कर सकते हैं 1650 के स्टॉप लॉस से। टारगेट जो होंगे वो होंगे 1800 के। बिल्कुल, तो ये है राय राजेश जी की, जहां पर आपको नजर रखनी है। शुक्रिया करेंगे राजेश जी, इसके साथ ही मयूरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और अपनी तमाम राय देने के लिए। लेकिन जाने से पहले अपना अपना डिस्क्लोजर दे दें। राजेश जी, सबसे पहले आप। डिस्कशन किया, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। डिस्क्लोजर दें। तो जो भी स्टॉक के रिकमेंडेशन है, डिस्कशन, कोई भी ये स्टॉक नहीं है, ये हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ जरूर डिस्कस किया। क्लाइंट्स मे और मे नॉट हैव होल्डिंग्स जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, बट प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। शुक्रिया करेंगे मयूरेश जी, शुक्रिया करेंगे राजेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।